नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज का जो नया टॉपिक लेकर आया हूं मैं राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की किसी भी लेवल का एग्जाम दे लेना दोस्तों, उसमें राजस्थान के एकीकरण का एक न एक प्रश्न जरूर आता है। दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप हमेशा याद रख पाओगे एक स्लाइड के माध्यम से। दोस्तों, जो हमने मेहनत कर रहे हैं इसको दोस्तों, कम से कम जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन आ रहा है वे तो इसको एक बार ज़रूर देखना एंड तक, आपके कभी काम आएगा दोस्तों। अभी नहीं देखोगे तो कभी वक्त आएगा जब आपको वापस से इन वीडियो को देखना पड़ेगा। इतना मैं आपको अभी बोल कर जाता हूँ दोस्तों। और आज का वीडियो राजस्थान का एकीकरण, आपको विदित होगा कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है और 15 अगस्त 1947 से पहले जब अंग्रेजों ने माउंट बेटन प्लान लेकर आए थे, वो उस वक्त 3 जून योजना, उसके तहत भारत को 2 बड़े भूभागों में, जिनका एक का नाम भारत और एक का नाम पाकिस्तान था, उन भूभागों में बांटते हुए, हिंदू मुस्लिमों को बांटते हुए कहा था स्पष्ट शब्दों में कि यहाँ पर जितने भी राजा महाराजे जो रजवाड़े थे या वो सब अपने हिसाब से कहीं भी कोई देश बनाकर रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब को विफल करने के लिए एक रियासती विभाग बनाया गया, जिसकी स्थापना हमने पहले जब नेशनल मूवमेंट के वीडियो पढ़े थे वहाँ पर देखा होगा आपने कि 15 अगस्त से पहले ही 22 जुलाई 1947 को ही रियासती विभाग बना दिया जाता है। और जब रियासती विभाग बनाया जाता है उसका अध्यक्ष हमारे लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मा दिया गया था कि उनके द्वारा इस तरीके से और इस कायदे से ये करना चाहिए कि भारत की जो उस समय लगभग 565 के समथिंग, 565 के समथिंग रियासतें हुआ करती थी। उन 565 रियासतों, राजा रजवाड़ों में से 562 562 जो देसी रियासतें थी उनको भारत में मिलाने में 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सक्षम होते हैं और उनको भारत में मिला लेते हैं। 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया था, लेकिन उनको भी लाठी और गाजर के द्वारा जब ये भारत में मिलाने के लिए जाते थे उस वक्त यही कहते थे, एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में गाजर लेकर जाकर बोलते थे सीधा सा कि बोल भारत में मिलना चाह रहा है या नहीं मिलना चाह रहा। अगर मना करता था तो वही करते थे जो अंतिम हैदराबाद के नवाब उस्मान अली के साथ किया गया था। उस्मान अली को हैदराबाद से दिल्ली बुलाया जाता है और दिल्ली में उसके साथ उसको एक मीटिंग में बिठाया जाता है और कहा जाता है कि भारत में मिल रहा है नहीं मिल रहा। उस वक्त हैदराबाद भारत में मिल जाता है रातों रात। और जब हरि सिंह राजा कश्मीर में भारत को मिलाने का विपक्ष में था, उस वक्त जब पाकिस्तान उस पर आक्रमण करता है सितंबर 1947 में, उस वक्त वो भागा भागा भारत के पास आता है और भारत की शरण में आ जाता है। और जो कागज़ था, जो विलय पत्र था, उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। उसके बाद में उसका भी भारत में विलय हो जाता है दोस्तों 26 सितंबर 1947 को। उसके अलावा एक रियासत थी जूनागढ़, जो जूनागढ़ रियासत गुजरात में पड़ती है और जूनागढ़ रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया जाता है और जनमत संग्रह भारत के पक्ष में होता है। तब वहाँ का जो शासक था वो भारत को छोड़कर ही चला जाता है पाकिस्तान में और उसको भारत में मिला लिया जाता है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार आपको विदित होगा कि राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने हुआ करते थे। 19 रियासतें और 3 ठिकाने हुआ करते थे। उनको राजस्थान में लगभग 7 चरणों में मिलाया गया था दोस्तों। आपको विदित होगा इस विलय करने में बहुत वक्त लगा था दोस्तों। पहले चरण से लेकर अंतिम चरण तक लगभग आपको विदित होना चाहिए कि 7 वर्ष 6 महीने और कुछ दिन लगे थे दोस्तों। इन 7 वर्षों में लगे समय में राजस्थान का किस तरीके से एकीकरण किया गया, कौन सी रियासत में क्या मिलाया गया, उसका आज मैं आपके समक्ष एक विस्तृत विवरण लेकर आया हूं दोस्तों। आपको पूरा डेटा NCERT से दिया जा रहा है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और दोस्तों अपने एग्ज़ाम में फ़ायदा लेना। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न दोस्तों, जैसे ही राजस्थान के इतिहास के इंपॉर्टेंट टॉपिक समाप्त हो जाएंगे, मैं आपके समक्ष राजस्थान के जिला दर्शन लेकर आऊँगा।
अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो कहीं भी फ़ायदा पहुँचे तो दोस्तों इसके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर जारी कर देना। दोस्तों मेरा कोई फोकस नहीं है कि मैं यूट्यूब के माध्यम से कोई कॉमर्शियल बड़ा प्रोडक्टर बनना चाहूँ। मेरा इतना सा उद्देश्य है कि मेरे पास जो ज्ञान है उसको स्थायी रूप देने के लिए और उस ज्ञान को उत्सर्जित करने के लिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए, मेरे साथियों तक पहुँचाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारा सपोर्ट करें। इसके बाद में आता है दोस्तों, आपको स्लाइड दिख रही होगी और इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि आज़ादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने हुआ करते थे। 3 ठिकाना लावा था, कुशलगढ़ था और नीमराना था। दोस्तों लावा ठिकाना वह ठिकाना था जो उस समय जयपुर राज्य में आया करता था और वर्तमान में टोंक जिले में आता है दोस्तों लावा रियासत। इसके अलावा अगर आपको बात करूँ तो कुशलगढ़ तहसील आपको विदित होगा कि बांसवाड़ा में पड़ती है और कुशलगढ़ का एक गांव है, शायद बोरकुंडा गांव है, जो कि राजस्थान का दक्षिणी छोर है। वह कुशलगढ़ ठिकाना उस समय बांसवाड़ा रियासत में पड़ता था। इसके अलावा अगर नीमराना की बात करूं तो नीमराना आपको पता होगा, नीमराना एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र विकसित हो रहा है। राजस्थान का एक औद्योगिक पार्क, राजस्थान का एक SEZ और राजस्थान में एक जापान जो पार्क बनाया जा रहा है वो भी नीमराना अलवर में बनाया जा रहा है। दोस्तों ये नीमराना कभी किसी वक्त किसी ज़माने में राजस्थान का एक ठिकाना हुआ करता था और आपको ये भी बता दूं अभी में कि फ्यूचर में भी ये राजस्थान का एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा जिसको देखने के लिए संसार आएगा। इसमें इतना इन्वेस्ट करेगी दुनिया कि यहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा जापान पार्क स्थापित हो रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल इतना डेवलप हो गया नीमराना क्षेत्र में कि आप देखते रह जाओगे। दोस्तों कभी आपको अगर अलवर जाना हो तो इसको ज़रूर देखना नीमराना को। नीमराना में ये नीमराना वही है जो कभी निमुचना आंदोलन के लिए जाना गया था, वो यहीं पर हुआ था और ये अलवर में पड़ता है। एक केंद्र शासित प्रदेश भी था राजस्थान में अगर आपको पता हो तो, और वह केंद्र शासित प्रदेश आपका था अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था केंद्र प्रदेश? अजमेर मेरवाड़ा। उसके बाद की बात करूँ दोस्तों तो ये नेक्स्ट स्लाइड लेकर आया हूँ दोस्तों। आपको इनसे थोड़ी सी दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कि जो हम स्लाइड बनाने का काम कर रहे हैं, आपके समक्ष इतना अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आप लोग बहुत कम देखते हो। दोस्तों हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, हमें मेहनत करनी है। हम खुद पढ़ेंगे तो भी चीज़ें याद धीरे धीरे ही होगी, और अगर हम पढ़ा करके याद करेंगे, चाहे हम बनाएं चाहे पढ़ाएं, तो वो चीज़ें दोस्तों एक लंबी अवधि तक याद रहती है। इसलिए आप ये नहीं सोचे कि हम बेवकूफ़ है जो आपके समक्ष वीडियो लेकर आ रहे हैं। हमारा उचित सिर्फ आपका ही स्वार्थ पूरा करना नहीं है, हमारा उद्देश्य दोस्तों खुद का स्थायी ज्ञान बनाना भी एक उद्देश्य है। इसलिए दोस्तों इन वीडियो को अगर आप खोल रहे हो और जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक देख रहे हो तो अंत तक देखने का प्रयास करना, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो का फाइनली नतीजा तब बताऊँगा मैं जिस दिन कोई पेपर हो जाएगा। उससे पहले बोलना निरर्थक है मेरे लिए। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एंड तक जरूर देखना। 5 जुलाई 1947 को एक रियासती विभाग बनाया जाता है दोस्तों, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, और इस रियासती विभाग का अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। और इसके अंतर्गत VP मेनन को इसका सचिव बनाया जाता है। दोस्तों VP मेनन को अगर आपको विदित हो तो ये चीज़ें मैं पहले मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ वीडियो लेकर आया था, और दोस्तों इतना आपको गारंटी दे के बता दूं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री की मैंने एक प्ले अब हमारे चैनल पर एक प्ले लिस्ट डाल रखी है, उसको देखकर अगर आप किसी पेपर में जाते हो तो इतनी गारंटी है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन नहीं दे सकता उठा करके कहीं से भी। आप कोई सा भी एग्जाम आएंगे तब मैं आपको जरूर वीडियो बनाकर बताऊंगा कि मेरे इस वीडियो से ये प्रश्न आ रहा है। दोस्तों तब तक सिर्फ एक कहना है मेरा, और आप सुन करके कानों से निकाल भी सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये यूट्यूब भरा पड़ा है चैनलों से, आप कितना अंक देखे आपका भी दोस्त नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, 5-7 साल के पेपरों के अनुभव से बता रहा हूँ कि जितना कंटेंट मैं शेयर कर दूंगा वहीं से ही प्रश्न बनेंगे अधिकांश। तो आगे बढ़ूँ दोस्तों, तो अगर आगे बढ़ूँ दोस्तों तो आगे हम पहुँचते हैं दोस्तों, आगे हम पहुँचते हैं
और आगे यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, सॉरी दोस्तों उसके लिए। अब मैं आज़ादी के समय जो रियासती बात हो गई थी, इसके अलावा अब बात कर रहे हैं हम 5 जुलाई 1947 को रियासती जो सचिवालय की स्थापना कर दी गई और इसके अध्यक्ष वल्लभ पटेल को बना दिया गया और इसका सचिव वीपी मेनन को बनाया गया दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 में कहा गया था कि अंग्रेज तथा देसी रियासतों के बीच संधियां समाप्त हो जाएगी। अंग्रेज और देसी रियासतों के बीच जो अप्रसार संधि और सहायक संधियां की गई थी वो समाप्त हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा जो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान और गुजरात के मालवा रियासतों को मिला करके राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था दोस्तों। ये भोपाल सिंह का राजा था कोई, जो आपको विदित होगा, मेवाड़ का राजा था भोपाल सिंह। ये मेवाड़ मालवा और गुजरात को मिला करके एक अलग राज्य बनाना चाहता था और उसका नाम रखना चाहता था ये जो कि राजस्थान यूनियन के नाम से बनाना चाहता था, लेकिन इनको पीटा गया और बुलाया गया और इनको राजस्थान में मिला दिया गया। रियासती विभाग में घोषणा की कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक आय, 10 लाख से अधिक जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक आयु वाले रियासतें स्वतंत्र रह सकती है, ऐसा कहा गया था दोस्तों। कि 10 लाख जनसंख्या हो जहाँ की, 1 करोड़ से अधिक आय हो जहाँ की, वे रियासतें स्वतंत्र रह सकती है। ठीक है। राजस्थान में ऐसी रियासतें 4 थी। एक थी मेवाड़ का भूपाल सिंह था जो अलग से राजस्थान यूनियन बनाना चाहता था। एक थी मारवाड़, और मारवाड़ जोधपुर राज्य आता था। जोधपुर का हनुवंत सिंह ने भी कहा था कि मैं भी पाकिस्तान में मिलना चाहूँगा, लेकिन इनकी करतूतें अपने आप समाप्त हो गई, क्योंकि लाठीवाड़ा और गजरवाला इनके सबके कीड़े करने के लिए आ गया था, इसलिए ये अलग नहीं हो पाए। हनुमंत सिंह भी राजस्थान छोड़कर पाकिस्तान भाग गया था। जयपुर रियासत थी। जयपुर तो राजस्थान की राजधानी बनती है। और इसके अलावा बीकानेर रियासत थी एक, जहाँ पर 10 लाख और 1 करोड़ से ज़्यादा आई थी। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में किया गया दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड आती है राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण, और प्रथम चरण आपको दिखाई दे रहा होगा 19 मार्च 1948 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 19 मार्च 1948 को। दोस्तों आज आराम से धीरे धीरे आपको मैं बहुत कुछ बताकर चला जाऊंगा दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पहला जो चरण था वो कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को हुआ था, और धौलपुर का उदय भान सिंह राज प्रमुख बनाया जाता है दोस्तों। धौलपुर का उदय भान सिंह इसके राज प्रमुख बनते हैं, और अन्य सदस्य मंगल सिंह बनता है धौलपुर का। धौलपुर से एक और सदस्य था मंगल सिंह, वो भी सदस्य बनता है। इसके अलावा करौली का गणेश पाल उपराज्य प्रमुख बनता है। करौली का गणेश पाल उपराज्य प्रमुख बनता है। इसके अलावा इनके अन्य सदस्य करौली से चिरंजी लाल शर्मा थे। कौन थे? चिरंजी लाल शर्मा। इसके अलावा दोस्तों अलवर को राजधानी बनाया जाता है। प्रथम जो चरण था उसमें अलवर को राजधानी बनाया जाता है, जो कि 18 मार्च 1948 को हुआ था। और अन्य सदस्य थे अलवर से मास्टर भोलेनाथ। इसके अलावा भरतपुर में इसका उद्घाटन होता है 18 मार्च 1948 को। कहाँ पर होता है दोस्तों उद्घाटन इसका? भरतपुर में होता है। कब होता है? 18 मार्च 1948। और मुख्य अतिथि कौन आए थे इसमें? वीवी गोडगिल साहब इसका उद्घाटन किया था भरतपुर में। राजधानी अलवर बनाई थी, और इसका राज प्रमुख दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। धौलपुर का उदय भान सिंह राज प्रमुख था, और करौली का गणेश पाल राज्य प्रमुख था दोस्तों, और अलवर को राजधानी बनाया गया था। और इसका उद्घाटन एनवी गोडगिल ने किया था 18 मार्च 1948 को। कहाँ पर किया था? भरतपुर में किया था दोस्तों। ये सारे फैक्ट ऐसे कैसे रट कर चला जाना दोस्तों। ये PDF आपको हूबहू हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, इसलिए इसके वीडियो के नीचे जो लिंक दिया जाएगा उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों। आपको एक अच्छी घटना बता रहा हूं कि इन घटनाओं से बाहर कोई एकीकरण प्रश्न नहीं जाएगा, इतना ट्रस्ट करना दोस्तों और इनको याद कर लेना। धौलपुर का राजा प्रमुख उदय भान सिंह को बनाया जाता है, और उपराज प्रमुख करौली का गणेश पाल बनता है। राजधानी अलवर को बनाई जाती है। भरतपुर में गाडगिल साहब इसका उद्घाटन करते हैं। ठीक है, 18 मार्च 1948 को। उसके बाद द्वितीय चरण में आता हूं दोस्तों। पहले में कुछ और चीज़ें बची है। नीमराणा भी इसमें राजस्थान का हिस्सा बनता है, प्रथम चरण का हिस्सा बनता है।
और यहाँ से गोपीलाल असावा यादव आए थे, गोपीलाल यादव। युगल किशोर चतुर्वेदी और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया जाता है दोस्तों। प्रथम चरण का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया जाता है। शोभाराम कुमावत प्रथम चरण के प्रधानमंत्री बनते हैं। उप प्रधानमंत्री बनता जुगल किशोर चतुर्वेदी दोस्तों। इसके अलावा नाम मत्स्य संघ नामकरण किया जाता है इसका के मुंशी के द्वारा। के मुंशी ने इसका नाम मत्स्य संघ किया था। इसके अलावा अलवर व भरतपुर रियासत पर भारत सरकार ने पहले ही अधिकार कर लिया था। अलवर और भरतपुर रियासत पर भारत सरकार ने पहले ही अधिकार कर लिया था। इसके अलावा चारों जिले भौगोलिक जातीय आर्थिक दृष्टिकोण से समानता रखते थे दोस्तों। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर, मत्स्य 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र था और लगभग इकाई दाय सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 18 लाख या की वार्षिक आय हुआ करती थी दोस्तों। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, प्रथम चरण में कौन कौन जिले सम्मिलित थे? ए, बी, सी और डी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है। और इसमें राज्य प्रमुख तो बनता है धौलपुर का उदयभान सिंह और उपराज्य प्रमुख करौली का गणेश पाल बनते हैं। और इसमें प्रधानमंत्री गोकुलाल, इसमें जो प्रधानमंत्री था वो शोभाराम कुमावत को बनाया जाता है, शोभाराम कुमावत। और इसके अंदर जो इसका नाम मत्स्य संघ किसने किया था? एन वी गाडगिल ने किया था। और एन वी गाडगिल ने 18 मार्च 1948 को भरतपुर में इसका उद्घाटन किया था। अलवर को राजधानी बनाया गया था। इतने फैक्ट याद करके अगर आप जा रहे हो दोस्तों तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका पेपर में बहुत अच्छा काम हो जाएगा दोस्तों। इससे अधिक आप कहीं भी पढ़ लेना, किसी भी चैनल से, किसी भी बुक में, इससे ज़्यादा आपको मैटर नहीं मिलेगा और मिलेगा दोस्तों कचरा मात्र होगा। यहाँ पर आपको बहुत कुछ दे दिया गया है दोस्तों छोटी सी स्लाइडों में। अब आता है दूसरा चरण, और दूसरे चरण की बात करूं तो ये हुआ था दोस्तों 25 मार्च 1948। कब हुआ था? 25 मार्च 1948। और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है दोस्तों, इसका जो कोटा में भीम सिंह राज्य प्रमुख बनाया जाता है, कोटा का भीम सिंह राज्य प्रमुख बनाया जाता है। और राजधानी इसको उद्घाटन 25 मार्च 1948 को एन वी गाडगिल करते हैं दोस्तों। दूसरे चरण की पहली इंपॉर्टेंट लाइन है, कोटा का भीम सिंह को राज्य प्रमुख बनाया जाता है। कोटा में ही उद्घाटन होता है 25 मार्च 1948 को, और एन वी गाडगिल ही इसका उद्घाटन करते हैं दोस्तों। ध्यान से सुन लो, द्वितीय चरण का उद्घाटन कोटा में होता है और कोटा के भीम सिंह को यहाँ का राज्य प्रमुख बनाया जाता है। और कोटा के भीम सिंह को राज्य प्रमुख बनाया जाता है। कोटा में ही उद्घाटन होता है 25 मार्च 1948 को होता है। पहला 18 मार्च को आता, उसके जस्ट 7 दिन बाद 25 मार्च को दूसरा चरण का उद्घाटन हो जाता है। और दूसरे चरण का उद्घाटन भी एन वी गाडगिल ने किया था और कोटा में किया था, और भीम सिंह को राज्य प्रमुख बना दिया जाता है। बूंदी का बहादुर सिंह वरिष्ठ उपराज्य प्रमुख बनाया जाता है। बूंदी का बहादुर सिंह वरिष्ठ उपराज्य प्रमुख बनाया जाता है। इसके अलावा झालावाड़ भी सम्मिलित होता है। डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह इसमें कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख बनता है। वरिष्ठ तो बनता है बूंदी का बहादुर सिंह तो वरिष्ठ बनता है, और डूंगरपुर का जो लक्ष्मण सिंह है वो बनता है कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख। इसके अलावा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा और कुशलगढ़। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, कुशलगढ़ और शाहपुरा और कुशलगढ़। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा और कुशलगढ़ को राजस्थान में मिलाया जाता है द्वितीय चरण में। प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा ही रहते हैं, जो गोकुलाल असावा, जो पहले गोकुलाल असावा प्रधानमंत्री थे वो ही रहते हैं दूसरे चरण में। और राजस्थान संघ, पूरा राजस्थान संघ का क्षेत्रफल दोस्तों, यहाँ का कोई प्रधानमंत्री अलग से नहीं बनता, मत्स्य संघ में ही प्रधानमंत्री था, यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री था। और मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? गोकुलाल असावा। इसी राजस्थान संघ भी कहा जाता है। पूर्व राजस्थान संघ का क्षेत्रफल दोस्तों, ये प्रश्न आ चुका है कि किस चरण में पूर्व राजस्थान संघ बना था, तो दूसरा चरण बना था दोस्तों। RSP 2018 का पेपर उठाकर देख लेना, उसमें आया था पूर्व राजस्थान संघ किस चरण में था, तो ये दूसरे चरण में था। क्षेत्रफल यहाँ का लगभग 16,807 वर्ग किलोमीटर था, और यहाँ की आबादी लगभग 23.5 लाख थी, और आय 1.90 करोड़ थी। शाहपुरा में किशनगढ़ रियासतों ने अजमेर और मेरवाड़ा से मिलने की मना कर दिया था। शाहपुरा और किशनगढ़ जो रियासतें थी
इसने अजमेर मेरवाड़ा मिलने से मना कर दिया था। अजमेर मेरवाड़ा मिलने से अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था। शाहपुरा व किशनगढ़ रियासतों के लोगों को सलामी नहीं दी जाती थी। सलामी नहीं दी जाती थी। शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। याद रखना दोस्तों, शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। और बांसवाड़ा के राजा चंदूवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बांसवाड़ा का जो राजा था चंदूवीर सिंह, उसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। और बांसवाड़ा का चंदूवीर सिंह ने कहा था मैं अपना डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ दोस्तों। इस प्रकार द्वितीय चरण समाप्त तो होता है दोस्तों। और आज इतना ही लेकर आया था मैं, क्योंकि दोस्तों 2 वीडियो हो जाए 3 वीडियो हो जाए, लेकिन आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो लेकर आए हैं हम लोग। एक बार अगर रिवीजन के हिसाब से देखूं दोस्तों, तो द्वितीय चरण में आपको क्या क्या याद करना है। द्वितीय चरण में आपको सबसे पहले तो याद करना है दोस्तों कि कब हुआ था ये। आपको विदित है कि 25 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन एनवी गाडगिल ने किया था। कहाँ पर किया था? कोटा में किया था। और कोटा में राज प्रमुख किसको बनाया गया? कोटा का जो महाराजा था भीम सिंह, उसको ही राज प्रमुख बनाया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा ही रहते हैं, जो कि मत्स्य संघ के थे। इसके अलावा डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ राज प्रमुख और बूंदी के बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया जाता है। इसके अलावा और बात बताऊं तो कौन कौन सी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा और कुशलगढ़। बाबू झाड़ू पसाटो, ये एक ट्रिक है। बाबू झाड़ू पसाटो। बा यानी बांसवाड़ा, बू यानी बूंदी, झा यानी झालावाड़, डू यानी डूंगरपुर झाड़ू, प यानी प्रतापगढ़, सा यानी शाहपुरा, पसाटो टो यानी टोंक। ये रियासत थी सेकंड, बाबू झाड़ो पसाटो, पसाटो। बा यानी बांसवाड़ा, बूंदी, और इसके अलावा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा और कुशलगढ़ रियासतें राजस्थान में मिलती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गोकुल असावा ही रहते हैं। राजस्थान संघ, पूरा राजस्थान संघ या का भी कहा जाता है इसको। क्षेत्रफल याद रख सकते हो, अगर याद हो जाए तो 16,807 वर्ग किलोमीटर था। शाहपुरा और किशनगढ़ रियासतें ऐसी थी जो मेरवाड़ा में नहीं मिलना चाहते थे, अजमेर में, और इन्होंने सेकंड चरण में राजस्थान में विलय कर लिया। इसके अलावा शाहपुरा किशनगढ़ होगी। शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी दोस्तों। और शाहपुरा रियासत वह रियासत थी जहाँ पर सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना शाहपुरा रियासत में हुई थी। इसके अलावा बांसवाड़ा के राजा था चंदूवीर सिंह, की क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों बहुत बार। चंदूवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपना डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। और टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। इसके अलावा दोस्तों आपको प्रथम चरण में क्या याद करना है? प्रथम चरण में आपको विदित होगा कि आपको याद करना है दोस्तों, कब हुआ था ये? 18 मार्च 1948 को हुआ था। नींव बना ठिकाना भी राजस्थान में मिला था। और गोपीलाल असावा इसमें सदस्य, इसमें युगल चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव नीमराणा के सदस्य बने थे। प्रधानमंत्री था शोभाराम कुमावत। प्रथम का शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री था। सेकंड गोकुलाल असावा था। पहले चरण का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। याद रखना दोस्तों, ये प्रधानमंत्री ही कड़ा चुक कर देते हैं अपने को। प्रथम चरण का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत और सेकंड का गोकुलाल असावा। ठीक है। वो प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी थे। और नाम मत्स्य संघ नामकरण करने वाला के मुंशी साहब थे। अलवर व भरतपुर रियासत भारत सरकार के अधीन थी पहले से ही। चारों जिले भौगोलिक जलीय आर्थिक दृष्टिकोण से सफलता प्राप्त करते हैं। मत्स्य संघ कहा गया था अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को। इसके अलावा धौलपुर उदय भान सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है। इसके अलावा करौली का गणेश पाल उपराज प्रमुख बनते हैं। और अलवर को राजधानी बनाया जाता है। और अलवर और भरतपुर में इसका उद्घाटन होता है 18 मार्च 1948 को। और मुख्य अतिथि आई थी एनवी गाडगिल दोस्तों। इस प्रकार 18 मार्च 1948 को पहला चरण समाप्त और 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण समाप्त। इस प्रकार दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर पूर्ण विराम करते हैं। पहले और दूसरे चरण के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। एक छोटी सी वीडियो में आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया है। अच्छा लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और लाइक कर देना। और कोई ज़रूरतमंद हो तो उसको पहुंचा देना दोस्तों। खैर मैं खुद की सिफारिश ज़्यादा नहीं कर सकता। अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, जब तक जियो सुख से जियो, सभी का भलाई करते हुए अपना जीवन यापन करो ताकि जाने के बाद लोग याद कर सके। इसके अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में। जय हिंद, जय भारत।